अभी कल सिर्फ लाइव प्रोसेसेस की तैयारी करो अच्छे से, कि तुम चाहते हो कि संडे को सैटरडे को मैं लूं एक बार फुल फिजिक्स केमिस्ट्री? और फिर से लेना सर? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। ले लो सर। मर्जी है सर आपकी। सर आप मे, देख यस लो सर, जो आप भी है। देख लो। मेरा जूस निकाल दोगे हैं टेस्ट चेक करवा करवा के ना तुम? नहीं सर, ऐसे नहीं हम नहीं सर सर, रहने जैसे दो। नहीं, आपको आपकी कंफर्टेबल मर्जी है। लगता है तो देख नहीं, लो। मुझे ये बताओ कि तुमने इस बार फुल केमिस्ट्री टेस्ट दिया था, क्या तुम्हें लगता है, कॉन्फिडेंस है कि मेरी फुल केमिस्ट्री अच्छे से तैयार हो गई है? यस सर। हाँ जी। हाँ काफी हद जी तक सर। सर। मतलब मेरे कहने का मतलब है, एक मैंने टेस्ट सीरीज में भी फुल केमिस्ट्री टेस्ट मेंशन किया हुआ है। क्या हम तब ले लें फुल केमिस्ट्री, या अभी ले लें और तब दोबारा भी ले लें एक बार? तुम जैसे सर कहोगे तभी वैसे सर चलेंगे। ले लेना। सर तभी तब ले ले लेना लेना बस। सर, चलेगा उस सर टाइम तभी पे। तभी ले ले लेना। लेना जब टेस्ट सीरीज में मेंशन है। यस सर। ओके चलो, फिर उसके बाद दोबारा तुम्हारी एक बार फुल केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी ना अच्छे से। यस हाँ सर। जी। यस सर। मुझे चेक करने में नहीं है, तुम्हें जैसा कंफर्टेबल लगेगा वैसा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर वैसे ठीक है, टेस्ट सीरीज वाले में ही। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, आज पहले डीपीपी 3 डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो जिसको 1 to 10 क्वेश्चंस में डाउट है पहले हाथ खड़े कर लो, 1 to 10। पहले 10 क्वेश्चनों में जिसको डाउट है वो अपने हाथ खड़े कर लो, हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। और ये तुमने चारों डीपीपीज कल अपने टेस्ट के साथ स्टेपल करनी है। मैथ्स के टेस्ट में काफी बच्चों ने अपना होमवर्क स्टेपल किया हुआ है, बट काफियों ने नहीं भी किया हुआ। तो जिन्होंने नहीं किया हुआ, मेरे को नहीं लगता है उनके टेस्ट चेक होंगे। तो साइंस में सर भी मेरा सेम ही है। रह गया था। हाँ, तो अगर तुमने नहीं किया, इन केस तुम बता दो ना कि सर मैंने कर लिया है, मैं भेजने को तैयार हूँ, आप बोलो मैं मैं भेज कर देता ले हूँ। आऊंगी सर, फिर कल या हाँ, मैथ्स का जब नेक्स्ट टेस्ट है मैथ्स का कोई परसों दिक्कत ही नहीं है। है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइंस का होमवर्क साथ में लेके आना, ठीक है? और वो जो है होमवर्क साथ में लगा देना। हाँ जी, उदय बोलो, फर्स्ट 10 क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन में डाउट है उदय? 7th, हाउ डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अकर एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन? देखो, मैंने तुम्हें बताया था डे टाइम पर, जब दिन का टाइम होता है, तो दो फोर्सेस जो है वो पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। एक उनमें से है रूट प्रेशर और एक है ट्रांसपीरेशनल पुल। फिर मैंने ये भी बताया था कि रात के टाइम पर केवल ट्रांसपीरेशनल पुल जो है वो काम नहीं करेगी, बिकॉज उस टाइम पे सूरज नहीं है। सूरज नहीं है तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगी। तो रात के टाइम पर सिर्फ वो जो डिफ्यूजन है जिसकी वजह से रूट प्रेशर आया था, सिर्फ रूट प्रेशर जो है वो मेजर फोर्स होगा वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसलिए वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट रात को जो है स्लो होगा, क्योंकि सिर्फ रूट प्रेशर जो है उसमें वो काम कर रहा होगा इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। उधर मेरी बात कल समझ आई थी ट्रांसपोर्टेशन में जब समझाया था कि एक तो तेरा जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन इन डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की वजह से हुआ, ठीक है? उसे उसकी वजह से रूट प्रेशर डेवलप हुआ। तो ये रूट प्रेशर जो होगा वो रात में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ओके सर। और जब तुम्हारा डाउट होता है ना उदय, तब तक तुम्हारा, जब तक डाउट क्लियर ना हो जाए, तुम्हारा माइक अनम्यूट होना चाहिए। हाँ जी नंदन, तुम बोलो फर्स्ट 10 क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है? 9th, हाउ डू प्लांट सेल्स चेंज देयर शेप? ये वैसे तो चैप्टर, अगर मैं बात करूं दिस इज ऑफ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो प्लांट सेल्स होते हैं वो अपनी शेप को चेंज करते हैं आइदर बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ वाटर। जैसे वो मिमोसा प्लांट तुम्हें पता होगा, टच मी नॉट प्लांट, जब उसको टच करते हो उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर। तो ये जो प्लांट सेल चेंज करते हैं अपनी शेप को बिकॉज ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ वाटर। नंदन ओके सर। हाँ जी, फर्स्ट 10 तक डाउट्स हो चुके हैं सबके। नेक्स्ट 11 to 20 में बोलो डाउट्स, 11 to 20। हाँ जी वंश जेठी बोलो, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर 18th। 18th, when is blood clotting useful in a flow chart illustrate the four major events involved? ये नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है वंश जेठी? 18th क्वेश्चन डिलीट कर दो। ब्लड क्लॉटिंग यूजफुल उस टाइम पे होगी जब हमारी किसी आर्टरी में से या किसी वेन में से जो ब्लड है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है? कभी आर्टरी या वेन में से ब्लड जब बाहर आ जाएगा तो उस टाइम पे उसकी क्लॉटिंग, उसको रोकना जरूरी होता है, तो तब ब्लड क्लॉटिंग यूजफुल होगी। बाकी वाला जो क्वेश्चन है वो सिलेबस का नहीं है, कट कर सकते हो। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? नो। हाँ जी मेहताब। क्वेश्चन नंबर 15 में जो वो पहला पार्ट पूछा हमने, एफिशिएंसी कैसे पंपिंग लीकेज ऑफ सिस्टम। ब्लड फ्रॉम वेसल रिड्यूस, मैंने कल भी बताया था। मान ले फॉर एग्जांपल तू किसी ट्यूब में हवा भर रहा है पंप से, ठीक है? अब अगर उस ट्यूब में छेद है, तू चलाई जा पंप, जितनी मर्जी बार पंप को ऊपर नीचे करते रहे, क्या तेरा वो पंप हवा भर पाएगा? नो सर।
उसी तरह हमारी बॉडी में हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। अगर पूरी ट्यूब सील्ड होगी, बंद होगी, तभी वो ब्लड को हाई प्रेशर पे भेज पाएगा। अगर मान ले कहीं पर छेद हुआ, ठीक है, कहीं पर लीकेज हुई, तो क्या होगा? प्रेशर, हाई प्रेशर मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल एक ट्यूब की तरह सोच कि तेरी पास एक ट्यूब है जिसमें छेद है, अब तू उसको भरी जा रहा है, भरी जा रहा है, क्या वो कभी प्रेशर डेवलप कर पाएगी? ट्यूब अंदर उसके गैस भर पाएगा कभी? तू छेद में से निकलती रहेगी। उसी तरह ब्लड ने क्या, हार्ट ने क्या किया? ब्लड को हाई प्रेशर पे भेजना है, बट अगर ट्यूब ही लीक्ड है तो वो हाई प्रेशर पे ब्लड को नहीं भेज पाएगा, तो पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ब्लड तो बाहर निकल जाएगा ना उस पाइप में से। ये चीज है। ओके सर। हाँ जी अंश गुप्ता। सर 11th नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड व्हिच ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्टेज। तो कौन सा कंपोनेंट है? प्लाज्मा। यस सर। यस सर। और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन। बिल्कुल, हीमोग्लोबिन। ओके आरबीसीज में हीमोग्लोबिन। हाँ जी, नेक्स्ट है गान्या। सर 15th का आंसर भी बता दो। 15th का हाउ इज द लीकेज प्रिवेंटेड वाला एग्जैक्ट Yes, आंसर। लीकेज प्रिवेंट होती है विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या करेंगे? ब्लड को क्लॉट कर देंगे, ट्यूब को बंद कर देंगे, और पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी दोबारा मेंटेन हो जाएगी। तुम्हें अगर Okay, इसका sir. एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना, तो तुम एक काम करना, जिनके तुम्हें एग्जैक्ट आंसर चाहिए होते हैं ना, मुझे ग्रुप में मैसेज कर दिया करो वो क्वेश्चंस लिखकर। तो मैं तुम्हें वो लिख के ना, कॉपी पे लिख कर क्वेश्चन एग्जैक्ट वर्डिंग्स भेज दूंगा कि तुम्हें ये वर्डिंग्स इसमें लिखनी है। ओके सर, आप ये वाला भेज देना। श्योर श्योर श्योर। मुझे फिर भी एक बार क्वेश्चन नंबर 15 लिख देना ग्रुप के अंदर, मेरे को याद रहेगा। हाँ जी बानी। सर 19 का बी पार्ट। 19th का बी पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन? क्या तुम मुझे ए पार्ट बता सकते हो बानी? व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन? यस सर, व्हेन ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू ब्लड। ट्वाइस थ्रू हार्ट, ब्लड का दो बार हार्ट से फ्लो करना, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करना और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करना, इसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इस डबल सर्कुलेशन का फायदा या नेसेसिटी क्यों है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की एनर्जी नीड्स बहुत हाई होती है मानी, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब वो एनर्जी तब वो ऑब्टेन कर पाएंगे जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा। तो डबल सर्कुलेशन से क्या होता है? एक साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता है और एक साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता है, जिसकी वजह से इन दोनों ब्लड्स की, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की आपस में मिक्सिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर जो हाई एनर्जी चाहिए होती है वो मेंटेन हो पाती है। तो डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग्स इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर एनर्जी लेवल। इतनी हाई एनर्जी नीड्स है उनकी, तो एनर्जी लेवल तभी मीट होंगे जब वहां पर ब्लड की क्या होगी? सेपरेशन होगी, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स नहीं होगा। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट है 21 to 30। बोलो किसको डाउट है? 21 to 30। 21 to 30 दिवांशी। हाँ जी बोलो दिवांशी, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर 22nd और 23rd। 22nd और 23rd। Why plants generally wilt in the afternoon and regain their freshness in the next morning? हाँ जी, कोई बता सकता है इसका आंसर कि प्लांट थोड़ा सा मुरझा जाते हैं दोपहर के टाइम पर, बट नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो उनकी फ्रेशनेस दोबारा वापस आ जाती है? सर क्योंकि रात के टाइम उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा। तो उससे क्या है? सर मैं वो बताऊं? आफ्टरनून की बात कर रहा है, आफ्टरनून की बात हो रही है। हाँ जी तमन्ना। सर आफ्टरनून में सन बिल्कुल ओवरहेड होता है, तो Exactly, ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल, जिससे और पानी वाटर बहुत लॉस ज्यादा बहुत हो लूज जाता हो है। जाता है और प्लांट मुरझा जाता है, और अगली मॉर्निंग वो दोबारा से क्या है? फ्रेशनेस उसमें आ जाती है, बिकॉज वाटर जो है रात तक ऊपर पहुंच जाता है ना लीव्स में। रात को भी तो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स चल रहा है ना दिवांशी, विद द हेल्प ऑफ रूट प्रेशर। तो रात तक क्या होता है? वो वाटर और मिनरल्स लीव्स में दोबारा रीगेन हो जाते हैं, जिससे वो दोबारा फ्रेश महसूस करता है। और दोपहर के टाइम पर क्या होता है? क्योंकि सन ओवरहेड होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो बहुत ज्यादा ट्रांसपीरेशन होती है, जिससे बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है, और वाटर लॉस के कारण प्लांट जो है वो मुरझा जाता है दोपहर को। ओके सर। Next, Mohan's friend was seriously injured and lost a lot of blood. He was advised blood transfusion immediately, but because of rare blood group, it was not available. Immediately, Mohan and his friend made effort for announcement to be made on TV and radio. Soon they got many people to save his life. ये क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग है, कुछ पता पूछा ही नहीं है इसमें, मिसप्रिंटिंग Sir, क्वेश्चन। 24 के अगले में 24 देखो, 24 पेज की के? स्टार्टिंग पे। अच्छा अच्छा अच्छा,
तो यहाँ पर पूछा हुआ है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो ये तुम्हारा ये तो नहीं डाउट है 23rd का क्वेश्चन 24th में है। सर ये नो नो, उसका Okay. सी पार्ट अगले पे वो है। व्हाट वैल्यूज, ये तो वैल्यूज वूल्यूज मतलब वो हेल्पफुल है, मतलब ये है सपोर्टिव है, अपने फ्रेंड की हेल्प कर रहे हैं और क्या है। हाँ जी वंश जेठी और सौम्या, सॉरी बस। सौम्या बोलो, सौम्या। सर 22nd ही था। ओके हाँ जी वंश जेठी। हो गया सर, यही वाला डिस्कस करना था। ओके तो नेक्स्ट आ जाओ 31 to 40, 31 to 40, 31 to 40, 40th क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है, मैं भेज दूंगा इसका ए और बी। और वंश जेठी दिवांशी हाँ जी बोलो 41 31 to 40 में डाउट। नो सर पहले का था। अच्छा हाँ जी वंश जेठी। सर 39 और 40। 39 और 40, it was found that the leaves of the plant started getting withered, मतलब मुरझा रहे हैं। Name the tissue which might have been blocked, तो xylem blocked हो चुका है, पानी जब तक प्लांट को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा वो मुरझाएगा। State the role of this tissue in plant, तो xylem helps in transportation of minerals and waters in the plant. Name the physical phenomena by which exchange of gases occurs to plant and atmosphere, this is diffusion। 40th, ये वाला the नहीं है। upward movement of water normally requires a pump in our houses, but in all tall trees water rises up without any external support। तो यहाँ पर तुमने दो फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है, एक रूट प्रेशर को एक्सप्लेन करना है अच्छे से और एक ट्रांसपिरेशनल पुल को एक्सप्लेन करना है अच्छे से। तो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन वही है कि हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स। ओके सर। नेक्स्ट है स्टेट 3 Sir. पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन सर ये xylem and आता है, phloem। ये आता है। ओके ओके हाँ जी बोलो सर ये तमन्ना। जो 40th है, ये जो 40th क्वेश्चन है, हाँ। व्हाट इज द डायग्राम डिपिक्ट, इसका जो वो डायग्राम है ये वैसे A- करना है ये। वो डबल सर्कुलेशन को डिपिक्ट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर ए एंड बी वो मैं तुम्हें बता दूंगा क्वेश्चन देख के, ए और बी नहीं नहीं सर वो नहीं, ये डायग्राम एज इट इज करना है या नहीं करना? ये डायग्राम वैसे तो नहीं आता देखो, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, लेबलिंग में आ सकता है, ठीक है तो लेबलिंग में आ सकता है, वैसे ड्रॉ करने को ये डायग्राम नहीं आएगा तो उसकी टेंशन मत लो। और लेबलिंग में आ नेफ्रॉन का सकता है। डायग्राम आएगा? किसका? नेफ्रॉन का तो सबसे नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन का। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ ना, सिंपल वर्जन मैं तुम्हें भेज दूंगा वो बना लो। हाँ जी सर आप वो इतना भेज कॉम्प्लिकेट देना प्लीज। हाँ वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं तुम्हें YouTube का लिंक शायद में भेजा भी था या पता नहीं मुझे नहीं भेजा, मैं तुम्हें YouTube का लिंक भेजूंगा, उससे देखकर नेफ्रॉन तुम बना सकते हो, बट नेफ्रॉन इज इंपॉर्टेंट, वो आएगा। किडनी का ये जो Okay, sir. एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, इसकी लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट है और इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। हाँ जी एक्सक्रीशन में पहले टॉपिक में डाउट किसी को है तो हाथ खड़े करो। एक्सक्रीशन में टॉपिक उसमें यही है एक मेन, बस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसको DPP का डाउट है। किसका डाउट है? सर मेरे को मेरा DPP 3 में 35। अरे अच्छा DPP 3 का डाउट रह गया। DPP 3 में कौन सा क्वेश्चन डाउट है? सर 35। How many times the blood goes through the heart during one cycle in fish? बोलो जी। How many times the blood goes through the heart during one cycle in fish? Once. One time. One time. And One why? time. Because उसकी एनर्जी नीड्स ज्यादा नहीं होती हैं और थोड़ी मिक्सिंग जो है वो अलाउड होती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ये इसका आंसर है। सर 30th भी करा दो एक बारी। 30th क्वेश्चन, explain why there is a need for transportation system with special tissues or organ in plants and animals। देखो सिंपल सी बात है, हम कहेंगे अगर तो प्लांट का साइज केशव छोटा है तो सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस ही इनफ होगा उसमें वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बट अगर प्लांट का साइज लंबा है, काफी लंबा या काफी हाइट है प्लांट की, तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये वाटर और मिनरल्स को हर पार्ट में नहीं पहुंचा पाएगा, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होगा। सेम फॉर ह्यूमन बींग्स है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मैं तेरे को बताता हूँ इसका आंसर, तेरे को वैसे मैंने समझा दिया कैसे बताना है, बट इसका जो आंसर तेरे को और पॉइंट्स जो मिल सकते हैं वो तेरे को इस पैराग्राफ में मिलेंगे। एक सेकंड मैं बताता हूँ तेरे को। सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का। हाँ जी। हाँ कोई बात नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का, तो आंसर तो उसके लिए भी चाहिए ही ना। एक सेकंड रुको, तो इसको पता नहीं क्या हो गया, बार बार बंद हो जाता है। केशव ये जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेगा ना, वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन, तेरे को तेरा आंसर मिल जाएगा। ये पैराग्राफ बता रहा हूँ मैं तेरे को, ये जो पैराग्राफ है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर से पहले ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें तेरे को तेरे आंसर के कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके ठीक है,
बेसिकली मैं थीम बता रहा हूँ तेरे को, यही है कि प्लांट्स में, क्योंकि अगर छोटा प्लांट है फिर तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही जो है ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी, बट अगर प्लांट की हाइट ज्यादा है तो डिफ्यूजन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, तो हमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी उसके लिए, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके हाँ जी अंश गुप्ता। सर कोई डाउट नहीं हो पहले ओके। का ही। डीपीपी 4 में फर्स्ट 15 क्वेश्चन में जिसको कोई डाउट है वो हाथ खड़े कर लो, फर्स्ट 15। सर डीपीपी 4 में नहीं है, वैसे डाउट है एक्सक्रीशन। ओके हाँ जी बोलो तमन्ना, एक्सक्रीशन में क्या डाउट है? सर यही है कि जब हम एक्सक्रीशन की नॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं, हम लिख देते हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। सर बट हाँ। नोट्स में ना आपने दिया हुआ है प्रॉपर्ली कि हम्म। मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड यही फ्रॉम द लिखना है। डिफरेंट ऑर्गन्स It is a एंड रिलीज्ड biological आउट ऑफ द process बॉडी। in which metabolic waste are removed from the body. Exactly NCERT में यही डेफिनेशन लिखी है एक्सक्रीशन की, और हमने यही डेफिनेशन को लिखना है। क्या कह रहे हो? ये देखो, मेंशन करना है। the biological process involved in the removal of the harmful metabolic wastes from the body is called excretion. सर नोट्स में ये भी मेंशन्ड है कि आर रिमूव्ड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड देन रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी। कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे कुछ मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना, बस नहीं जो नहीं, ये एग्जैक्ट लिख दोगे तो पूरे नंबर है। ठीक है सर। जो अंडरलाइन की है लाइन मैंने। और जो Excretion- एक्टिविटीज है, हाँ हाँ कार्बन डाइऑक्साइड की क्यों प्रेजेंस जरूरी है, फोटोसिंथेसिस, ये सारी एक्टिविटीज भी करनी है। एक्टिविटीज पढ़ लेना, इसकी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज जरूर पढ़ना एक बार, इजी है बट एक बार जरूर पढ़ना एक्टिविटीज, कुछ छोड़ना ही नहीं है हमने यार। देखो जिन्होंने नंबर लेने हैं 95 से ऊपर, ठीक है, उनके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। वो कभी ये नहीं पूछेंगे कि सर क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं इंपॉर्टेंट, उनके लिए सब इंपॉर्टेंट, उन्होंने कोई एक लाइन भी नहीं छोड़नी है एनसीईआरटी की। और मैं तुम सबको एक चीज कहना चाहूंगा, तुम एक कदम बढ़ाकर देख लो अपनी तरफ से, मैं 10 कदम आगे बढ़ा दूंगा तुम्हारे 95 से ऊपर लाने में, तुम्हें वादा करता हूं तुम्हारे लाके दूंगा। तुमने बस मेरे सामने अपने आप को रख देना कि सर मेरे को ये टॉपिक में प्रॉब्लम है तो है, आपने चाहे इसको 50 बार करवाया हो, सर मेरे को करवाओ, मुझे प्रॉब्लम है तो है, मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई, आपको मेरे को करवाना है। और मैंने तुम्हें बोला है वेंसडे की तुम्हारे पास दिन है, तुम्हें कोई भी टॉपिक समझना है अपकमिंग टेस्ट का या अपकमिंग टॉपिक का जो चल रहा है, तुम अपना नाम लिखवाओ रिसेप्शन के ऊपर, मैं तुम्हें प्रॉपर टाइम दूंगा, चाहे घंटा लगे चाहे 1.5 चाहे 2, तुम्हें प्रॉपर टाइम मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं तुम सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं 10 कदम आगे बढ़ा के तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूं। बस मेरे साथ सच्चाई में चलो। अगर बोल दिया सर केमिस्ट्री तैयार है मतलब तैयार है, मैं कोई आउटसाइडर तुमसे पूछ ले चाहे केमिस्ट्री में बता भाई कितना आता है, पूछ लो जो पूछना है, आई एम रेडी, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे वो दम चाहिए तुम्हारे अंदर केमिस्ट्री का। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये मुझे तुम्हारा चाहिए कमांड किसी भी एंड पे। हाँ तो अब बोलो एक्सक्रीशन की डीपीपी में डाउट बोलो। सर हाँ जी सर हीमोडायलिसिस बता दो। हीमोडायलिसिस में बेसिकली मैं बताता हूँ तुम्हें होता क्या है। डायलिसिस प्रोसेस बहुत बार तुमने डेली लाइफ में भी सुना होगा। डायलिसिस उन बंदों को करवानी पड़ती है जिनकी दोनों किडनीज फेल हो जाएं। एक किडनी भी अगर है तो काम चल जाएगा, ठीक है, बट अगर दोनों किडनीज फेल हो गई हैं तो उस केस में बंदे को क्या करना पड़ता है, अब वेस्ट को तो बॉडी से रिमूव करना ही है। जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, यूरिया और यूरिक एसिड मेनली नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनको निकालना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अब क्या होता है हीमोडायलिसिस में, तुम्हें मैं बेसिक थीम बताता हूँ क्या होती है। एक ना हम सॉल्यूशन बनाते हैं आर्टिफिशियल, उस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो जो चीजें ब्लड के अंदर हैं, जो जो चीजें हमारे ब्लड के अंदर हैं, वो सारी चीजें हम इस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं उतनी अमाउंट में जितनी अमाउंट में वो ब्लड में है। मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। बट इस सॉल्यूशन में हम एक चीज नहीं डालते हैं जो हमारे ब्लड में होती है, वो है यूरिया और यूरिक एसिड। मेरी बात को समझ पा रहे हो? मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जो कुछ भी हमारे ब्लड के अंदर है ना, हम इस सॉल्यूशन के अंदर वो डालेंगे, उतनी अमाउंट में डालेंगे जितनी अमाउंट में वो ब्लड के अंदर है। बस एक चीज नहीं होगी इसमें मिसिंग होगी, दैट इज यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब जब तुम्हारे ब्लड को इस सॉल्यूशन से पास करूंगा, तो देखो जब ब्लड को इस सॉल्यूशन से पास करूंगा तो चीजों की टेंडेंसी होगी टू मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो हमारे ब्लड में यूरिया और यूरिक एसिड की हाई कंसंट्रेशन है, जबकि सॉल्यूशन में क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो मूव करेंगे हाई टू लो, यानी वो ब्लड से इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। तो ब्लड साफ हो गया। यस सर। अब ब्लड से और कोई यूजफुल चीज नहीं बाहर आनी चाहिए, नहीं तो हम मर भी सकते हैं। इसलिए डायलिसिस इज नॉट वेरी सेफ।
ब्लड से कोई और चीज बाहर नहीं आनी चाहिए, कोई प्लेटलेट्स कोई सेल्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो हम मर भी सकते हैं। इसीलिए हमने बाकी सारी चीजों की जो अमाउंट है वो इस सॉल्यूशन में बिल्कुल वैसी ही मेंटेन करके रखी है जैसे कि ब्लड के अंदर है, ताकि कोई भी यूजफुल चीज ब्लड से बाहर ना आए, सिर्फ यूरिया और यूरिक एसिड जो है इस सॉल्यूशन में आ जाए और इससे हमारा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई कर देते हैं। ये बेसिकली टेक्निक होती है हीमोडायलिसिस की। ओके सर। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से बीसीएम में क्वेश्चन बना के दे चुका है कि नॉर्मली इन अ हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट इनिशियली मिलता है इट इज अबाउट 180 लीटर, बट जो यूरिन निकलता है इट इज अ लीटर और 2, बिकॉज बाकी सारी जो चीजें हैं वो रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं जब यूरिन तुम्हारा फ्लो करता है इन द ट्यूब्यूल पार्ट। यस और नो? यस सर। यस ये सर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। ये क्वेश्चन आ चुका है बीसीएम में इसी लाइन से बनाकर। ओके सर। सर डायलिसिस और हीमोडायलिसिस सेम ही है? एग्जैक्टली तमन्ना, ओके सर। डायलिसिस को यहाँ पर हीमोडायलिसिस बोला हुआ है। जो मैंने तुम्हें डायलिसिस समझाया ना वही हाँ जी। हीमोडायलिसिस होता है। ओके। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की दी चीज तो भगवान की है, हम कदर करते नहीं है। जब वो चीज पे आती है ना बात, तब हमें उसकी कदर समझ आती है। बात ये है, हम कहते रहते हैं हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया, बट जो दिया है ना उसकी इंपॉर्टेंस हमें शायद पता ही नहीं है। तो अगर तुम्हें एप्पल का आईफोन लेना है, एक किडनी बेच भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, एक किडनी से सर्वाइवल पॉसिबल है, बट दोनों उड़ जाएंगी तो फिर डायलिसिस के अलावा कोई चांस नहीं है, और वो भी बहुत रिस्की होती है। ज्यादा देर तक बंदा नहीं सर्वाइव कर पाता इस पे। किडनी ट्रांसप्लांट भी हो जाती है बट उसमें भी बहुत रिस्क है, मिलती बहुत कम है पहले तो, और बहुत ज्यादा रिस्क है, उसमें भी ज्यादा देर तक बंदा सर्वाइव नहीं कर पाता। सर हाँ जी, जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन का कोई ऐसा रीजन नहीं होता आदित्य। बेसिकली हो सकता है पानी ज्यादा ना पीने की वजह से, कि तुमने पानी ज्यादा नहीं कंज्यूम किया। बेसिकली ना अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट की ना वो लेयर जमती रहती है जो स्टोन बन जाती है, बेसिकली इनसॉल्युबल। समझ रहा है? Yes, उसके sir. कोई भी कारण हो सकते हैं। कई बार उसका कारण हेरिडिटी भी होता है, कईयों को हेरिडिटी स्टोन्स होते हैं, ठीक है। कई बार पानी ना ज्यादा पीने की वजह से भी किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, तो उसका एज सच कोई कारण होता ही नहीं है। बॉडी के Okay, sir. अंदर अगर वो धीरे धीरे जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है वो जमती जाएगी ना, तो वो स्टोन बन जाती है। हाँ और जी सर। किडनी के अंदर वाला स्टोन तो हम फिर भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, बट जो गॉल ब्लैडर के अंदर है उसका कोई अभी तक ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, उसको गॉल ब्लैडर को रिमूव ही कराना पड़ता है हमें। यस सर। ये चीज है। सर हाँ जी, हाँ जी। सर जो एनिमेटेड वीडियो थी जिसमें था कि हम्म। नेफ्रॉन की फंक्शनिंग थी, उसमें ना सर लास्ट में जब यूरिन था वो जब डक्ट में जाता है, कलेक्ट वाली जिसमें कलेक्शन होती है, हाँ, वहां हाँ। पे थोड़ा वाटर बाहर निकल के इंस्टेटियल फ्लूइड में जाता है शायद, वो क्या होता इंटेस्टाइनल फ्लूइड है? मैं यस बताऊंगा तुम्हें, मैं बताऊंगा उसके बाद बताऊंगा तुम्हें ना। अभी मैं एक बार वीडियो देख लूंगा उसमें क्या समझाया हुआ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग। ओके सर। देखो ये चैप्टर बहुत आसान है। इसके जो छोटे छोटे लाइनों वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, मैंने ट्राई किया है कि मैं उसको डीपीपीज में कवर कर दूं जो वैसे छूट जाते हैं। बट अब मैं तुम्हें ये कहूंगा कि आज इस चैप्टर की एनसीईआरटी भी जरूर एक बार लिख कर देख लेना। सिर्फ 3 ही तो चैप्टर हैं यार तुम्हें बायो में। तुम ये सोचो उसमें से ये पूरा आना है, रिप्रोडक्शन पूरा आना है। रिप्रोडक्शन वैसे ही आसान चैप्टर है, ठीक है, वो बंदे को वैसे ही जल्दी याद हो जाता है। हेरिडिटी का तो पार्ट ही याद आना है, और उसको तो हमने अच्छे से किया भी था, अगर तुम्हें याद हो। हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। मैं चाहता हूँ ये जो 2 हफ्ते हैं ना, ये जो 2 हफ्ते हैं हमारी बायो अच्छे से तैयार हो जाए कि हमें जरूरत ना पड़े बाद में किसी चीज की। और मैं तुम्हें कल के टेस्ट के लिए एक सलाह देना चाहूंगा, पेपर नीट एंड क्लीन करना, उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा तुम्हारा। पेपर प्लीज नीट एंड क्लीन करना, उतना मेरे को चेक करने में आसानी होगी और उतना बेटर मैं तुम्हें मार्क्स दे पाऊंगा। और पेंसिल वगैरह अपने साथ जरूर लेके आना, बिकॉज डायग्राम्स होंगे। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कल का जो पेपर है लाइव प्रोसेसेस का, उसमें मैंने ऑलमोस्ट हर चीज इंक्लूड किया है, इसलिए शायद वो ना 72 मार्क्स का टेस्ट बन गया खाली लाइव प्रोसेसेस का। खाली लाइव प्रोसेसेस का टेस्ट जो है 72 मार्क्स का, काफी 1 मार्क्स क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है उसमें। तो मैं तुम्हें 1.5 घंटा दूंगा कल के टेस्ट के लिए, 1.5 आवर विल बी इनफ। तो टेस्ट के टाइमिंग्स अब तुम देख लो, तुमने 2 to 3:30 मेरे हिसाब से तो कन्वीनियंट है। 2 to 3:30 जो टाइम है वो सही रहेगा, तुम आके आराम से दे सकते हो। 10-15 मिनट इधर उधर भी हो गए तो तुम्हारी जो नेक्स्ट क्लास है मैथ्स की, और मैथ्स की तो तुम्हारी 1 से 2 ही होती है।
तो तुम मुझे अभी बता दो, तुम 3 से 4 आकर टेस्ट देना, 3 से 4.5 देना चाहते हो या 2 से 3.5 देना चाहते हो, ताकि मैं उसको अभी बता दूं। और 3 कौन से कौन 4 पहले देते तो हैं। सर जब मर्जी, कौन आपकी कौन सर मर्जी। 3 से 4.5 सर 3 कौन से कौन पहले तो 4.5 ऑनलाइन दे रहा है, 2 वो हाथ से खड़े 3.5 कर लो। कौन कौन ऑनलाइन दे रहा है, वो हाथ खड़े कर लो। ठीक है, ठीक है। और कोई है जिसने ऑनलाइन देना है टेस्ट? ठीक है, तो ये 4 बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं, बाकी ऑफलाइन। और कल जब आओगे, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है याद करवाना कि सर हमारे फुल केमिस्ट्री के टेस्ट दे दो। जो ऑनलाइन जिन्होंने दिया उनको तो आज पहुंच जाएंगे सबको टेस्ट अपने। ऑफलाइन वाले सबके चेक हैं टेस्ट, लिस्ट पहुंच जाएगी आज तुम्हारे पास, नहीं तो कल पहुंच जाएगी। अपने टेस्ट को लेना है, अपने टेस्ट को अच्छे से थॉरली स्टडी करना है, मेरी क्या गलती है क्या नहीं है। और जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो अपने टेस्ट को डिस्कस भी करना है, या तुम फ्राइडे भी डिस्कस कर सकते हो अकेडमी पे मेरे साथ आकर, सैटरडे भी डिस्कस कर सकते हो। आदित्य तेरा टेस्ट भी मिल गया हुआ है, तो अपना Yes, sir. टेस्ट लो, क्वेश्चन पेपर से टैली करो, और अगर कोई आंसर गलती से चेक हो गया होगा तो वो भी बताओ कि सर मेरा गलती से चेक हो गया। और पूरा टेस्ट टैली करो भाई, मेहनत करके टेस्ट दे रहे हो यार, तुम्हारा हक बनता है। बेशक मैं हर बच्चे पे आधा घंटा लगाऊं उसका टेस्ट डिस्कस करने में। सर मैंने टेस्ट देख तो लिया था अपना, उसमें मेरे ठीक को है, बस अपने 3-4 नंबर का था थोड़ा कि हो वो रहा। हो जाएगा। अब बायो में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्राई टू लर्न। कल मैं वोकेबलरी देखूंगा, तुम अपनी वर्डिंग्स लिख सकते हो, बट वोकेबलरी अच्छी लिखोगे तो उतना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा टीचर के ऊपर। ठीक है, ट्राई टू राइट द आंसर्स इन पॉइंट्स, जितना पॉइंट्स में लिखोगे उतना बेटर है। और कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन करना सीखो, पेपर करने के बाद जरूर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करा करो पेंसिल से, अपने साथ पेंसिल लेके आया करो। ये तुम्हें सब चीजें बोर्ड में प्रेजेंटेशन में हेल्प करेंगी, और ये चीजें अभी से सीख लोगे तो तुम्हें आदत बन जाएगी हमेशा के लिए। हम बोर्ड में नहीं सिर्फ करके आएंगे, हम अपने हर टेस्ट में उस चीज को सीखेंगे हमें, ताकि कीवर्ड्स की नॉलेज हो जाएगी, कौन से कीवर्ड्स हमें अंडरलाइन करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनसे तुम्हें पता है कि हाँ मैं ये टीचर को दिखाना चाहता हूं कि मैंने ये वर्ड स्पेशली टीचर के लिए लिखा है। उन वर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करो। ठीक है, डिफरेंस वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो डिफरेंस की फॉर्म में ही लिखो, उसके भी मार्क्स होते हैं, डिफरेंस की फॉर्म में ही मार्क उसको लिखो। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से कभी भी नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, इस चीज को याद रखना मेरी, चाहे वो किसी भी उसका हो। उसी क्वेश्चन को मोल्ड कर सकता है, बट क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से बिल्कुल भी नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, यस सर। तो कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। Yes, sir. एनसीईआरटी एक बार कर लेना अच्छे से, और कल के टाइमिंग्स फिर 3 to 4:30 रखते हैं टेस्ट के, 3 to 4:30। 4 हाँ बच्चे जी, ऑनलाइन सर। आ रहे हैं, बाकी ऑफलाइन आ रहे हैं सारे। ओके सर। ओके Yes, बाय सर। सर। ओके जी, बाय ओके। सर। थैंक यू सर, बाय। एक बार Okay. नेफ्रॉन का डायग्राम नेफ्रॉन का डायग्राम मैं अभी भेज देता हूँ यूट्यूब का लिंक। बाय ओके जी, सर। बाय। बाय।